हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। बच्चों, आज बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, जिसमें आपने देखा होगा एडिटोरियल पोर्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। पावरिंग अप टू गेट द 30 ट्रिलियन इकोनॉमी पॉइंट, मतलब यहाँ पे बात हो रही है, जैसा कि आपको पता है 2047 2047 तक भारत का टारगेट है। मोदी जी का सपना है कि हम देश को क्या करेंगे, अपने जो हमारा 100th आपका एनिवर्सरी होने वाला है देश की आज़ादी का, 100वीं सालगिरह पे हम देश को एक विकसित राष्ट्र, डेवलप कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने जो टारगेट रखा है यहाँ पे $30 ट्रिलियन का रखा है। तो ये सब कितना आसान है इस टारगेट को अचीव करना। तो नो डाउट आपको इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर करनी होगी। देखा जाए तो जो कोर सेक्टर्स हैं उनको आपको अपग्रेड करना होगा, बेहतर करना होगा। तो यहाँ पे साफ साफ जो बातें लिखी गई इस आर्टिकल में, इकोनॉमिक ग्रोथ इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर पॉवर्टी एलिवेशन एंड इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। अगर आपको गरीबी को दूर करना है, लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करना है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को आपको बेहतर करना होगा। ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे डेटा वगैरह आपका आया है कि लगभग 35 करोड़ लोग देखिए तो आपके गरीबी रेखा से बाहर आए हैं बिटवीन द 1991 से लेके 2011 के बीच, जब आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह आई थी, रिफॉर्म वगैरह हुआ, आपको 1991 एलपीजी वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद देखिए कई सारे जो आपके नए नए आपके उदारता वाला आया, पोस्ट लिबरलाइजेशन का समय आया, तो उसमें दुनिया ग्लोबलाइज्ड हुई, नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, तो लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ, आपका एजुकेशन, हेल्थ, हर एक चीज़ बेहतर हुई। ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट किया है, तो धीरे धीरे जो गरीबी ज़्यादा थी अपने देश में वो कम हुई। तो यहाँ पे कहा जा रहा, देखिए 35 करोड़ लोग उस दायरे में जो हुआ करते थे उससे अपलिफ्ट हुए और बाहर आए। ठीक है। तो यहाँ पे वही सारी बातें हैं जो ये भी बताया गया है कि जो एक पिरामिड हुआ करता था, जिसमें ज़्यादा देखा जाए तो रेशियो हुआ करता था गरीबी वगैरह का, तो वो भी काफ़ी कम हुआ है। इनइक्वालिटी जो इनकम की थी, जैसा कि अभी आपने देखा है इनकम इक्वालिटी का जो डेटा वगैरह आया है, तो यहाँ पर 1922 से लेके देखा जाए तो 1923 के बीच इक्वालिटी काफ़ी बड़ी लेवल पे गैप में देखी गई। देखा जाए तो 1% ऑफ द पॉपुलेशन के पास मोर देन 22% ऑफ द टोटल नेशनल इनकम का आपके पास क्या है, पूरा धन है उनके पास। ठीक है। टोटल वेल्थ का देखा जाए तो टोटल वेल्थ का 40% आपका 1%, टॉप 1% के पास टोटल वेल्थ का भी डेटा आपको देखिए कल परसों में था ना पेपर में, लगभग 10,000 जो देश के आपके क्या हैं इंडिविजुअल्स हैं, अरबपति लोग हैं, उनके पास देश की कुल वेल्थ का 90%, यानी 50% के पास तो मात्र 1,70,000 का आपका सिर्फ और सिर्फ पैसा है। 1,70,000 ऑन एवरेज उनके पास पैसे है, और 10,000 लोगों के पास आपका नंबर ऑफ बिलियनियर्स हैं, जिसमें हमने देखा कि मोर देन 90% उनके पास वेल्थ है। तो ये जो इनक्वालिटी का गैप देखने को मिलता है, तो इसमें भी काफ़ी गैप होने के बावजूद भी जो देखा जाए तो गरीबी वगैरह में थे, तो उनकी स्थिति थोड़ा बेहतर हुई। ठीक है। और जो वेल्थ क्रिएशन है तो भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है, तो वेल्थ क्रिएशन आपको करना होगा। तो ये सब सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं। और लेबर फोर्स वगैरह जो आपका देखा जाए तो जिस जिस सेक्टर में ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे देखा गया कि पोस्ट 1990 का जो रिफॉर्म हुआ, उसके बाद रिफॉर्म के बाद तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंजिंग के रूप में देखा जा रहा, 46% ऑफ द लेबर फोर्स इन लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी काफ़ी कम है, ओनली 37%। ठीक है। तो ये सब डेटा वगैरह भी ध्यान में रखिएगा, साफ साफ आपके पैसेज में आ जाएंगे, पूछ लेंगे कुछ और। ठीक है। या नहीं देंगे आपके पैसेज में, और उसमें आपसे पूछ लेंगे नीचे क्वेश्चंस वगैरह में कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आपका 37% या मोर देन 40% है, तो इतना आपको डेटा पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। ठीक है। जैसे कि आप लो लेवल ऑफ स्किल हैं, ठीक है, लोगों के बीच, तो उसको इम्प्रूव करना होगा। देखिए गवर्नमेंट भी कई सारे आपके स्कीम्स वगैरह लेके आती है, स्किल इंडिया डेवलपमेंट, स्किल इंडिया प्रोग्राम। ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखो लोगों को आपके जैसे कंप्यूटर एजुकेशन हो गया, या जो आपका देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी पीछे हैं, मोर देन 75%। अभी आपने डेटा देखा ना, तो जैसे कि कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पे है, लेकिन उसी में से ही डेटा निकाल के आया कि मोर देन 75% जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, जो आपके क्या हैं सीकिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट, तो उनको 75% लोगों को
आपके अटैच करना नहीं आता, एक एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, कोई डेटा अटैच करना हो तो नहीं आता, तो ये भी कहीं न कहीं लैक ही कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम्स लेके आ रही है, तो उसको बेहतर करना होगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम सिमिलर टू द स्ट्रेटजीज ऑफ द एशियन टाइगर्स, ठीक है। इस स्ट्रेटजी में क्या है कि जैसे कि लोगों का स्किल बेहतर करना, ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ाना, तो ये सब सारी चीज़ें आपके इस स्ट्रेटजी में आती हैं। और क्या क्या देखना होगा, इंडिया मस्ट रेसिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ हाई इम्पोर्ट टैरिफ्स वगैरह को भी यहाँ पे बेहतर करना होगा, जिससे इकोनॉमी आपकी क्या हो सके, डेवलप हो सके। और यहाँ पे भी बात की जा रही है, देखिए गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन द क्लस्टर लेड इंडस्ट्रियल मॉडल। यहाँ पे किसके लिए, क्रिएटिंग फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टू कम्पीट विद द कंट्रीज लाइक चाइना, वियतनाम वगैरह, देखिए काफ़ी आगे निकल रही हैं, तो किस तरीके से इनसे कम्पीट किया जाए हर एक मामले में, तो यहाँ पे उस तरीके का विजन होना जरूरी होगा। अर्बनाइजेशन आपका देखिए बढ़ रहा है, डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो ये सभी चीज़ें आपकी जो $30 ट्रिलियन का हमारा सपना है, टारगेट है, ये ज़रूर अचीव होगा अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। तो ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपका देखेंगे, काउंटिंग द पुअर हैविंग न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। तो यहाँ पे आपका किसका है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है जो, तो इसने अभी हाल ही में डेटा वगैरह आपका रिलीज़ किया है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे आया है। तो इसमें यही बताया गया है कि जितनी लोगों को ज़रूरत होती है कैलोरी वगैरह की, तो वो काफ़ी एवरेज से देखा जाए तो कम है, ठीक है। जो अलग अलग कमिटीज़ हैं जो इसमें आपका देखते होंगे, जो आप देखते होंगे जो आपकी क्या आती हैं, डेटा वगैरह देते हैं, जैसे लकड़ा वाला कमेटी है, तेंदुलकर कमेटी है, रंगराजन कमेटी है, तो ये सबकी रिपोर्ट वगैरह जारी करती हैं कि जो आपका जो अर्बन एरिया में लोग हैं, रूरल एरिया में लोग हैं, उनको कितनी कैलोरी वगैरह की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये भी आप ज़रूर पढ़िएगा एक बार, कभी कभी एग्जाम वगैरह में आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही जो मेथोडोलॉजी बताई गई है किस तरीके से इसको कैलकुलेट वगैरह करना है, तो यही आपका जैसे MPC हो गया, आपका मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ आपका एवरेज पर कैपिटा पर डे कैलोरी इनटेक वगैरह है, तो ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है भी इसमें सारा मेथड वगैरह बताया गया है। तो इसको ज़रूर, इसको आप अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ इसमें से पता चलेगा। कुछ और डेटा यहाँ पे दिए हैं, देखिए आपका अभी करंटली जो आपका आया है, लगभग यहाँ पे 2172 किलो कैलोरीज आपको चाहिए, जो आपके कहाँ पे, अर्बन एरिया, रूरल एरियाज़ में, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग होता है, रूरल एंड अर्बन एरियाज़ के अलग अलग आपके एस्टिमेट किए जाते हैं, ठीक है। तो 2172 किलो कैलोरीज फॉर द रूरल एंड 2175 किलो कैलोरीज फॉर द अर्बन इंडिया के लिए है। और यहाँ पे मंथली जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है 2197 रुपये, यानी 2197 रुपीज़ फॉर द रूरल इंडिया और 3000 के आसपास अर्बन इंडिया, ठीक है। तो ये डेटा भी आपको ध्यान में देना होगा, क्योंकि आपसे डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसको भी ज़रूर आर्टिकल को पढ़ना है। और उसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ जाता है, काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पे देख रहे हैं जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, तो इन्होंने पता लगाया है कि जो गंगा का आप देख रहे होंगे फ्लो है, तो सदियों पहले ऐसा नहीं था, मतलब ये काफ़ी चेंज हुआ है इसका जो रिवर्स का कोर्स है, ठीक है। लगभग 2500 साल पहले बहुत बड़ा भूकंप वगैरह आया था ना, तो इसमें पता लगाया गया है कि जो आपके गंगा का बहने का तरीका है, तो पहले कुछ और हुआ करता था, ठीक है ना, अब चेंज कर दिया गया है इसका कोर्स। तो टीम फाउंड सैंड डाइक्स, ठीक है, देखा जाए तो रेत के बांध वगैरह पाए गए हैं, ठीक है, विच वर फर्स्ट प्रूव दैट earthquakes कैन मूव रिवर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड लिक्विफैक्शन, ठीक है। लिक्विफैक्शन के थ्रू मतलब देखा जाए तो उसने अपना रास्ता बदल दिया, ठीक है। तो ये इसको कैसे पता लगाया गया है, यूजिंग ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस है, OSL कहा जाता है, इसके थ्रू हमने इसको पता लगाया कि काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ था उस अर्थक्वेक के आने से, ठीक है। और जो ये अर्थक्वेक था लगभग 7 to 8 मैग्नीट्यूड पर आया था, ठीक है, जिसने पूरी तरीके से चीज़ों को बदल दिया। और ये मेनली इसका ओरिजिनेशन जो था, ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ था, इंडो बर्मा माउंटेन रेंज पे हुआ था, जो ये आसपास देखा जाए जो शिलोंग हिल वगैरह है ना, यहाँ पे हुआ था। तो इसी से पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आगे भी ऐसी संभावना बन सकती है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो देखा जाए मेनली जो मोर देन 630 मिलियंस लोग रहते हैं किस रीजन में, आपका जो गंगा मेघना ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाला रीजन है, तो इससे भी काफ़ी कुछ जानने को यहाँ पे समझने को मिलता है। जो रिस्क ऑफ अर्थक्वेक है
इज इंक्रीज बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो मेनली देखा जाए तो इन्हीं को ही दोष दिया जाता है जो हमारे द्वारा अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है, या जो आप देख रहे हैं डिफॉरेस्टेशन वगैरह है, सारी चीज़ें, कई सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ इसके जानने के लिए, समझने के लिए रिसर्च हो रही है, मॉनिटरिंग किया जा रहा है, उससे कैसे बचाव किया जा सकता है, ये सब सारी चीज़ें आपके साइंटिस्ट के द्वारा चलती रहती हैं। ठीक है, फिर बात आएगी यहाँ पे, आपको पता है कि बांग्लादेश में काफ़ी बड़ा तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, वो फाइनली अपना रिजाइन देके निकल चुकी है। एक्सपीरियंस ए ड्रामेटिक डाउनफॉल आफ्टर बीइंग सीन एज अ बीकन ऑफ होप फॉर बांग्लादेश यूथ एंड डेमोक्रेसी। जैसा कि लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, यहाँ के जो छात्र थे, युवा वर्ग थे, उनको काफ़ी उम्मीद थी कि बहुत बेहतर ही होगा, देश का भला होगा, डेमोक्रेसी बेहतर रहेगी शेख हसीना के कार्यकाल में। लेकिन जस्ट उल्टा हो गया, लोग उनसे संतुष्ट नहीं हुए और फाइनली देखिए बड़े लेवल पे वायलेंस हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। उसका कारण भी आपको पता ही है कि जो यहाँ पे चल रहा था काफ़ी समय से, आफ्टर द जो आपका क्या हुआ 1971 में 72 में आपका जो बांग्लादेश बना, तो इसमें क्या होता है कि किस तरीके से आप देखते हैं मुजीबुर रहमान, जो शेख मुजीबुर रहमान जो लीडर रहते हैं, तो उनको फादर ऑफ नेशन भी बनाया जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट होती हैं। तो उन्हीं की पुत्री रहती हैं शेख हसीना। फाइनली देखिए भी आपका शासन संभालती हैं और लगातार 4 बार प्रधानमंत्री रहीं। तो लेकिन फाइनली वही जो इशूज़ रहे कि जैसा कि आपने देखा कि रिजर्वेशन का मेन चीज़, कोटा सिस्टम वगैरह के खिलाफ काफ़ी यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है। ठीक है, देखा जाए मोर देन 56% यहाँ पे कोटा रिजर्वेशन वगैरह था, जिसमें से 30% आपका किसका था, जो फ्रीडम फाइटर्स वगैरह लोग थे। ठीक है ना, तो अब लोगों की नाराज़गी इसके पीछे का कारण क्या था कि चलो ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स को तो आपका मिल ही रहा है। ठीक है, रिजर्वेशन वगैरह चलो मिलता रहा, फ्रीडम फाइटर उस समय जो लोग थे 90s 99 या 2000 तक जो भी जिंदा रहे, चलो उनको मिले। ठीक है, लेकिन उनके बच्चे, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन वगैरह सबको ये कर दिया गया कि सबको मिलेगा। तो इस पर काफ़ी जनता नाराज़ थी। ठीक है, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह हुआ। फिर जो प्रेजेंट आपकी अवामी लीग गवर्नमेंट थी शेख हसीना की, तो उसने भी आपका 2018 के आसपास जिसको बंद कर दिया, फिर कोर्ट ने भी उसको बहाल कर दिया, कैसे क्या। तो उसके बाद प्रोटेस्ट काफ़ी बड़े लेवल पे बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते आप देखते हैं इतने बड़े वायलेंस लेवल पकड़ लिया। अब इसमें कुछ कहा जा रहा है बाहरी शक्तियाँ, मतलब कि विदेशों का भी इसमें हाथ है, कुछ कंट्रीज़ का। फिर उसके बाद यहाँ पे मिलिट्री रूल्स जो ना खुश थी प्रेजेंट गवर्नमेंट से, तो उनका भी हाथ था इसके वायलेंस और बच्चों के सपोर्ट के पीछे। तो फाइनली देखिए आपके हसीना जी यहाँ से चले चुकी हैं, बांग्लादेश से निकल चुकी हैं। तो अब इसी के बारे में यहाँ पे बातें, कई सारे आर्टिकल्स आए हुए हैं, देखेंगे आप ना न्यूज़पेपर, तो कई सारे आर्टिकल्स हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपको बस नज़र रखना है। फाइनली जब देखा जाए तो ये जब मामला एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्रिटिकल एवेल्यूएशन वगैरह होगा, क्या कारण रहा, क्यों डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर पाई यहाँ पे, क्यों ऐसे इशूज़ देखने को मिलते हैं, इवन पाकिस्तान वगैरह में भी अक्सर आप देखते होंगे। तो इसके बारे में एक अच्छा पैसेज जो बनेगा, या जो इसके बारे में हम लोग इवेल्युएट करेंगे, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, तो वहाँ से आपके लिए पैसेज वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह आ सकता है। बाकी डेली क्या हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, ये हमें ज़्यादा इसके बारे में जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना 300 से ज़्यादा लोग मारे गए और बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, और यहाँ पे फाइनली कई सारे रीजन से अभी चुनाव वगैरह हुए, उसमें भी धांधली वगैरह की खबरें आई, मीडिया को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा था। तो ये सब रीज़न थे, लोग जो सड़कों पर आ गए, और यहाँ पे जिसकी वजह से शेख मुजीबुर रहमान जो फादर ऑफ नेशन हैं बांग्लादेश के, तो उनकी भी देखे लीगेसी को काफ़ी धूमिल हुई, उनके भी जो उनका जो सक्सेस था, क्योंकि उन्हीं की पुत्री थी। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे रही। तो यहाँ पे देख रहे हैं इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द पाकिस्तान एंड यूएस इन द ऑन गोइंग वायलेंस, से भी कारण लोग बताए जा रहे हैं। इस्लामिस्ट ग्रुप वगैरह, एक्सटर्नल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस वगैरह थे, तो इनका भी काफ़ी हाथ माना जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट वगैरह था, उसको भी काफ़ी सपोर्ट वगैरह भी की थी आपकी शेख हसीना, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे लोग नाराज़ थे, ये भी कारण था। तो भारत के साथ तो अच्छा रिलेशन था ही, तो उसको बेहतर बनाने के लिए अब तो चलिए ठीक है, जो हो रहा है। तो अब जो अपकमिंग जो गवर्नमेंट वगैरह बनेगी, तो यहाँ पर भी वही उम्मीद की जा रही है कि भारत सरकार उसके साथ अच्छा रिलेशन रखे और चीज़ों को बेहतर बनाए, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो भी है। यहाँ पे अपने देश में भी सारी चीज़ें हो ही रही हैं, इस
स्थिति ख़राब है वहाँ पे, नेबरिंग कंट्रीज़ है, तो भी हम भाई हमारा बहुत बड़ा रोल है। देखिए 1971 में भी आपके इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था आज़ाद कराने में बांग्लादेश को। तो यहाँ पर भी उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ बेहतर रहे, रिलेशन अच्छा रहे। तो यहाँ पे मोदी जी का भी स्टैंड देखने के लिए जो अपोजिशन है वो भी पूरी तरीके से चाह रही है कि क्या यहाँ पे स्टैंड लिया जाता है। उसके साथ साथ सबसे अच्छी बात ये है कि अपोजिशन भी पूरी तरीके से गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे जो इशू इस समय दिख रहा है बांग्लादेश में उसको अच्छे तरीके से निपटे। यहाँ पे राहुल गांधी ने भी देखिए यहाँ पे कहा है, एंड अदर लीडर्स एम्फसाइज द नीड फॉर अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी टू मैनेज इंडियाज वोलेटाइल नेबरहुड। ठीक है, ये सब बातें हो रही हैं यहाँ पे और ये काफ़ी अच्छी बात है। वेस्ट बंगाल देखिए आपका काफ़ी नज़दीक है ना यहाँ पे बांग्लादेश के, तो वहाँ की भी गवर्नमेंट ने भी बोला है कि इस पर भी भारत सरकार अच्छी नज़र रखे और हमारे लिए भी सुरक्षा वगैरह जो रहे बेहतर करने की कोशिश करे, क्योंकि माइग्रेशन भी काफ़ी बड़े लेवल पे होगा। अभी तो यहाँ पे जो काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी करीब देखा जाता है आपका किशनगंज वगैरह, ठीक है, बिहार का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट वगैरह है। तो खबरें आ रही हैं काफ़ी बड़े तादाद में वहाँ पे माइग्रेंट्स आ रहे हैं, धीरे धीरे कब्जा टाइप कर लिए हैं। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन खबरें आ रही हैं। तो इन सबको रोकने के लिए सरकार को हर चीज़ देखना होगा, बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस को अच्छे तरीके से तैनात करना होगा। तो सारी चीज़ें हैं जो कि अब देखिए जो खबरें होंगी तो नज़र हमें बना के रखना है। फाइनली इस पे जो होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। बाकी छोटी छोटी भी इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी देखिए फिजी की गवर्नमेंट ने आपके द्रौपदी मुर्मू को वहाँ का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर वगैरह दिया है, तो इस पर भी नज़र होना चाहिए। सब आ सकते हैं इंपॉर्टेंट पैसेज वगैरह के फॉर्म में। तो ये सब इंपॉर्टेंट खबरें थी। बाकी जो इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा नेक्स्ट सेशन में उसकी चर्चा करेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। उसके साथ साथ कोर्सेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं, उसको भी ज्वाइन कीजिए। एग्ज़ाम आपका करीब है, तो जितना जल्द से जल्द कोर्स को इनरोल करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, वक्त रहते आंखें अगर खुली रह जाएंगी तो आप ज़रूर अपना टारगेट अचीव कर लेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।